हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे मार्वल का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इट सेज प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम रिवर्स मेथड यूज करेंगे। रिवर्स मेथड मतलब हमें प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 इरेशनल है। तो हम सपोज क्या करेंगे कि वो रेशनल है। सबसे पहले सपोज 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे दो इंटीजर मिलेंगे जिसमें से एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो वी कैन फाइंड two integers a and b such that हम 3 plus 2 root 5 को a upon b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे b 0 नहीं लेना है। ठीक है, और ये जो a और b है दोनों कैसे इंटीजर होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर होगा तो इस वो क्या होगा, वो कट हो जाएगा और ये हमको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि a अपॉन बी इज इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, तभी वो कोप्राइम है। ठीक है, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? हम 2 root 5 को सब्जेक्ट बना के 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो a बाई बी -3 हो गया, तो 2 root 5 हो गया a माइनस 3b अपॉन b, और √5 इज a माइनस 3b अपॉन 2b हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि अगर a इंटीजर है, b भी इंटीजर है और ये 2b भी नीचे इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सब का फाइनल आंसर इंटीजर आएगा। ठीक है, जबकि अगर अगर वो इंटीजर है तो इसका मतलब ये है कि √5 तो इंटीजर हो गया, जबकि वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, √5 क्या हो जाएगा? √5 का जो आंसर है वो भी इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर √5 इज इक्वल टू इंटीजर आया तो 3 plus 2 √5 जो हमने रेशनल बोला था वो तो एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने जो भी सपोज किया था उससे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सपोज किया वो गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू अवर सपोजिशन। ठीक है, मतलब कि अवर supposition was wrong। It was wrong, so that means 3 plus 2 √5 irrational है।
ठीक है, वो रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल होता तो ये इंटीजर नहीं आता। इसका जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो इक्वालिटी है वो दोनों साइड इंटीजर होता, जो नहीं है। √5 इज नॉट इंटीजर, इट्स नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. It says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. हम्म, तो देखो, सबसे पहले तो हम लेंगे जो फ्रैक्शन फाइंड करना है उसी को हम सपोज करेंगे। सपोज द required fraction is x/y। ठीक है, सपोज कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/y। तो क्या होगा, जो हमको पहली कंडीशन दी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने हैं, तो x+2 और y+2, तो फ्रैक्शन बनता है 9/11। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। दैट मीन्स 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये है इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन दी है इफ 3 इज एडेड, तो अब 3 ऐड करेंगे, x + 3 अपॉन y + 3, तो क्या बनता है 5/6। 6 इंटू x + 3, 5 इंटू y + 3, 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। 6x - 5y, 5y को इस तरफ ला दिया, माइनस हो गया, और 18 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी माइनस होगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो होगा 6x - 5y इज इक्वल टू -3। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए इसमें कोई भी टर्म कॉमन जैसी दिख नहीं रही है, या तो मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी किसी भी टर्म को कॉमन नहीं कर पाऊंगी। मतलब करना है तो कर सकते हैं लेकिन उतना इजीली नहीं होगा, तो बेटर है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले फ्रॉम 1 हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो x होगा वो आएगा -4 + 9y अपॉन 11। ठीक है, ये x जो है उसको हमें रखना है यहाँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, लेंगे इसका एलसीएम, ओके। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -24 + 54y 55y इज इक्वल टू -33। तो 54 - 55, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -33 + 24।
माइनस वाई इज इक्वल टू -9 हो गया, तो y हो गया 9। अब ये y को हम यहाँ रखेंगे x में, तो x मिलेगा -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11 इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11, ये हो गया 77 अपॉन 11, मतलब x इज इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, x हो गया 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या मिल गया हमको, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में y, तो आंसर आएगा 7 अपॉन 9। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे इक्वल टू नहीं रखना है, इट्स जस्ट वैसे भी रख सकते हैं, x अपॉन y, सो इट इज 7/9, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 says the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. So first of all we will draw a right triangle. ठीक है, so this is a right triangle. Right triangle means 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर ये हो गया अल्टीट्यूड, और ये हो गया बेस। ए बी सी। अब इसको हम गिवन कंडीशन में रखेंगे। इफ 7 सेंटीमीटर लेस देन स्पेस, अल्टीट्यूड मीन्स ए बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब BC। सो AB इज BC -7। ठीक है, इसको हमने दे दिया नंबर 1, और क्या दिया है, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, AC दिया है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB दिया है BC -7 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, इसको हम E माइनस बी की फॉर्मूला से एक्सपांड कर सकते हैं, ए स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर -14BC प्लस 49, और ये वैसा का वैसा BC स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर माइनस 14BC प्लस 49। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रखेंगे, प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2BC स्क्वायर माइनस 14BC माइनस 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 इक्वल टू 0। अब सब में से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस 7BC माइनस
60। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 निकल जाएगा बिकॉज 2 इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। तो अब जो बचा उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो -60 के 2 पार्ट्स करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन आएगा 7। ये होगा 12 5 जा ग्रेटर नंबर को माइनस देंगे तो -12 + 5 इज -7 एंड -12 इंटू 5 इज -60। ठीक है, तो ये होगा BC² -12BC + 5BC। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। -60 इसका पूरा मेथड मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कैसे सॉल्व करना है। यू कैन सी दैट वीडियो। कॉमन निकालेंगे BC -12 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा BC -12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स BC -12 इन दोनों में से कॉमन निकला तो बचा BC + 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि या तो BC -12 0 है या BC + 5 0 है। ठीक है, तो BC हो गया 12 और यहाँ पे BC हो गया -5। तो -5 तो नॉट पॉसिबल, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट माइनस तो हो नहीं सकता। तो BC मिल गया हमको 12। तो BC मिलने के बाद दूसरी साइड बची AB। तो AB भी मिल जाएगा BC -7। ठीक है, BC -7 इज AB। तो AB इज इक्वल टू BC -7 दैट इज इक्वल टू 12 - 7। तो AB इज 5। ये आंसर आ गया। हमको बोला था दो साइड फाइंड करो, हमने फाइंड कर दिया। आंसर आ गया BC इज इक्वल टू 12, AB इज इक्वल टू 5। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Find the nature of the roots of the quadratic equations 3x² - 2x + 1/3। मतलब हमें सबसे पहले तो इसके रूट्स का जो नेचर है वो फाइंड करना है। और इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें ये चेक करना है कि इसके जो रूट्स है वो रियल होंगे कि नहीं होंगे। तो वो चेक करने का कंडीशन क्या है, डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, B² - 4AC। ठीक है, इसमें से हमें A, B और C फाइंड करना पड़ेगा। 3x² - 2x + 1/3। ये हमारा PX है। अब इसमें ये वाला जो टर्म है वो फ्रैक्शनल है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को बाहर ले लेंगे। तो अंदर इन शॉर्ट मतलब हम 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका मीनिंग हुआ। तो 1/3 बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x²। ये हो जाएगा 6x -6x और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म k इंटू 9x² -6x +1 इक्वल टू px है ये। तो k कांस्टेंट को तो हम नहीं लेंगे, हमारा जो px है वो ये है 9x² -6x +1। तो इसके हिसाब से a हो गया 9, b हो गया -6 और c हो गया
1। ठीक है, b is -6। कैसे? क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको और इसको कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू मिली 9, -6 और 1 रिस्पेक्टिवली। उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। -6² -4 9 इंटू 1 इक्वल टू 0। 36 -36 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि डेल्टा 0 आ गया। डेल्टा 0 आ गया मतलब जो रूट्स है वो कैसे है? रियल और इक्वल हो गए। तो इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो हमें रूट्स फाइंड करने, तो हम अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करना मतलब जीरोस फाइंड करना। तो 9x² -6x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, उसका 0 फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? ये है 3x होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये मैंने क्या किया, इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये है कि नहीं उसको चेक करने के लिए ये वाली टर्म्स को ऐसे मैंने अरेंज किया। जब भी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो मिडल टर्म चेक कर लेनी चाहिए कि अगर मिडल टर्म सही आती है तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने जब -2 इंटू 3x प्लस 1 रखा तो ये आ गया -6। तो इसका मतलब ये है कि ये 3x माइनस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हुआ 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहां से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 3x माइनस 1 0। लेकिन दो रूट्स निकालने हैं इसलिए हमने दोनों को अलग अलग 0 लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो 0 मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/3 और यहां भी हो गया x इज इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों रूट इक्वल भी है और रियल भी है। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term and what is the sum of first two terms? ठीक है, और सेकंड टर्म भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो n टर्म्स तक का समेशन है, जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स को हम ऐड करेंगे, उसका जो सम आएगा उसे हम कहते हैं Sn और वो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है? n के फॉर्म में हमको ये पूरा आंसर दिया है सम का, तो अगर हम उसमें n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो S1 होगा और वो जो S1 है वही फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तक का सम तो वो तो फर्स्ट टर्म ही हुआ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू S1
इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो S1 हो गया 3। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं A1। हम क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म लिखना है तो हम A1 लिखेंगे 3, A1 3। व्हाट इज द, उसके बाद बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये हो गया S2 इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर भी आ गया, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म मतलब क्या, देखो जैसे ये है A1 A2 A3 A4 ऐसे चलता है अप टू AN। ओके, तो यहां तक जो है उसे कहते हैं S1 फर्स्ट टर्म, वहां तक का सम। उसके बाद अप टू दी सेकंड टर्म S2, फिर थर्ड टर्म तक का सम S3। ठीक है, तो अगर मेरे पास S2 है और S1 है तो मैं सेकंड टर्म फाइंड कर सकती हूँ। S2 में से S1 माइनस करूंगी, मतलब इन दोनों का जो भी टोटल है उसमें से ये फाइंड कर लिया मैंने ऑलरेडी, उसको माइनस करूंगी तो A2 मिल जाएगा, है ना। सेकंड टर्म फाइंड करना है तो हम ऐसे करेंगे उसको, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S2 है 4, S1 है, देखो जो S1 है वही A1 है, माइनस 3। तो A2 मिल गया 1। तो सेकंड टर्म का आंसर भी आ गया। आंसर नंबर 1 फर्स्ट टर्म, आंसर नंबर 2 फर्स्ट टू टर्म्स का सम ऑफ टू फर्स्ट टू टर्म्स, और आंसर नंबर 3 सेकंड टर्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin theta is equal to cos theta, then find the value of tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हमको दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है। चलो, तो टेन थीटा कॉट थीटा इन सबको हम साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हर जगह देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही है, तो या तो साइन की जगह पे कॉस रख सकते हो या कॉस की जगह पे साइन। ठीक है, तो हम साइन की जगह कॉस रखिए तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कट हो जाएगा,
तो क्या हुआ ये 1/1 - 1 प्लस 1/1 - 1 1/0 प्लस 1/0। अब देखो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं है, ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया, ये अनडिफाइंड है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अनडिफाइंड ही आएगा, तो इसका आंसर ही होगा अनडिफाइंड। मतलब इसका कोई आंसर डिफाइन नहीं कर सकते हम। एक ऐसा नंबर है जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो भी एक इनफाइनाइट लेवल पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हम्म 1 + sin a/1 - sin a रूट है इक्वल टू दिस। तो हम सबसे पहले इसकी LHS लेंगे। LHS इक्वल टू 1 + sin a/1 - sin a। हम्म अब इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि करना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में यही मेन है। क्या आपको ये पता चलना चाहिए कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, करना क्या है। तो जब भी ऊपर नीचे दोनों का टर्म सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि 1 + sin a और ये है 1 - sin a, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin a से। 1 + sin a, क्यों 1 + sin a? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - sin a है, तो उसका जो ऑपोजिट है 1 + sin a, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाए। रैशनलाइज हो जाए मतलब जो इरेशनल उसका टर्म है वो रैशनल हो जाए। ठीक है, देखो तो ऊपर क्या आ गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 - sin a इंटू 1 + sin a, मतलब ये है a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ भी 1² माइनस sin a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 + sin a होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin² a। तो 1 + sin a होल स्क्वायर अपन 1 - sin² है मतलब cos² है, तो ये हो गया cos²a। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर का स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये आ गया 1 + sin a अपॉन cos²a का स्क्वायर रूट होगा cos a। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, तो 1 को भी दे दिया cos a प्लस sin a को भी दे दिया cos a। ठीक है, तो ये हो गया 1/cos a इज sec a, और ये हो गया sin a अपॉन cos a इज tan a। तो ये हो गया RHS, प्रूव हो गया। यही लाना था हमको, sec a प्लस tan a। देखो है ना, तो इट इज प्रूव दैट LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 says the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeters. This is very important question. इसको अच्छी तरह से समझ के ड्रॉ करना है। सबसे पहले there is one circle, ठीक है,
फिर द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, वो टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब उसका लेंथ हम यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, यहाँ से उसका लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle, सर्कल का सेंटर, वहां से टेंजेंट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और वहां से टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। रीड इट अगेन। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट विच इज द टेंजेंट ओ ए, तो यहाँ पे देते हैं नाम डी। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट मतलब ए बी का जो लेंथ है फ्रॉम ए पॉइंट ए से उसका लेंथ मेजर करना है तो यहाँ तक होगा। और ये जो ए है पॉइंट ए वो है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट का लेंथ है इज 4 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब वो टेंजेंट का लेंथ है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हम इसको ले सकते हैं, ये रेडियस होगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर है, सेंटर से अगर हम टेंजेंट के जो भी कांटेक्ट पॉइंट है, तो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट एक ही होता है, तो उस कांटेक्ट पॉइंट को हम अगर सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो वो होता है रेडियस और वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें ओ बी फाइंड करना है बेसिकली। और गिवन क्या है? ओ ए 5 सेंटीमीटर और ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ओ ए 5, ओ बी फाइंड करना है और बी ए इज 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर। 25 is equal to OB square plus 16 equal to 25 minus 16। OB square आ गया 9। OB is equal to 3 centimeter। This is our answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सॉलिड जो है उसका शेप कैसा है। ये इन द शेप ऑफ ए कोन है और वो कोन जो है वो स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर है, ये हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो हेमिस्फीयर होता है ऐसा, ठीक है, और उसके ऊपर कोन है
और हेमिस्फीयर ड्रॉ करना थोड़ा सा लग रहा है। हम आई एम वेरी सॉरी कि वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जस्ट यू कैन इमेजिन कि ये ऐसा होता है। हम्म इतना ठीक भी नहीं आया है, लेकिन चलेगा कि एटलीस्ट समझ में आ जाए कि ये शेप ऐसा होगा। समझ रहे हो कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये इसका रेडाई है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस कॉमन हो गया। देखो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, तो कोन का जो सर्कुलर पोर्शन है नीचे का, वही एग्जैक्ट सेम टू सेम हेमिस्फीयर का ऊपर का है। तो दोनों कॉमन है दोनों के बीच में, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रेडियस सेम है, जो है 1 सेंटीमीटर। और हाइट कोन का दिया है इक्वल टू इट्स रेडियस। तो इक्वल टू रेडियस मतलब रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, ये जो शेप बना उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसमें दो शेप्स है, मतलब एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके अगर उसको हम प्लस कर दें तो मिल जाएगा शेप का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब ये जो पूरा शेप बना उसे हम अगर सॉलिड बोले तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसका आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है, तो हमें पाई की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है इसका मतलब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से हम 1/3 पाई और आर स्क्वायर इतना कॉमन निकलेगा दोनों टर्म में से, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा h और यहाँ पे बचा 2r। ठीक है, तो पाई को छोड़ के सबकी वैल्यू रखेंगे। r है 1 सेंटीमीटर, h है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 3 इक्वल टू पाई। ये आंसर है, पाई ही आंसर आया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज पाई। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। क्वेश्चन 34, ये सब हमको गिवन इंफॉर्मेशन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोड ऑफ द डेटा फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई बाय h। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हमें इस फॉर्मूला में पुटअप करनी है। L40, F1 is 7, F0 is 3, 2F1 डायरेक्ट लिखते हैं 14, 7 इंटू 2 14 माइनस 3 माइनस 6 इंटू h।
तो ये है 40 प्लस 4 अपॉन -3 -6 हो गया -9, 14 -9 5 इंटू एच क्या दिया है 15, ये होगा 50। 7 -3 हो गया 4, 14 -9 इज, हाँ तो इसको कट कर सकते हैं 5 3 सा, तो 40 प्लस 4 3 सा 12, आंसर आ गया 52। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न करनी है और इंफॉर्मेशन को अंदर रखना है। मोड इज इक्वल टू 52 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 35 में भी देखो इंफॉर्मेशन दी है और डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मीडियन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू l प्लस इंटू n बाई 2 माइनस CF अपॉन F। चलो इसमें सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे। 145, इसमें H15, n बाई 2 भी डायरेक्ट दिया है 25 माइनस 11 अपॉन 18। ठीक है, तो 5 3 सा 3 5 सा 3 6 सा 145 प्लस 5 इंटू 25 माइनस 11 क्या होगा 14 अपॉन 6। तो 2 3 सा 2 7 सा, ये कट हो गया 145 प्लस 5 7 सा 35 अपॉन 3। तो हम करेंगे 35 बाई 3, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 0 0 पॉइंट, वापिस से 3 6 सा 2 0 0 6 सा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये है 11.666, ऐसे मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट तक इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए थर्ड डिजिट का एक यहाँ पे ऐड करेंगे, ये होगा 11.67। तो 145 प्लस 11.67, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 + 1 6, 4 + 1 5 और 1.67। तो मीडियन का आंसर आया 156.67। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है important question. Rekha and Dia are friends. What is the probability that both will have different birthday और सेम बर्थडे? तो सबसे पहले हम डिफरेंट बर्थडे को सॉल्व करते हैं कि डिफरेंट बर्थडे में क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो, तो डिफरेंट बर्थडे के लिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स का जो भी नंबर है
जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है और अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जो हमसे पूछा गया है वो हमारे लिए फेवरेबल है। हमको पूछा है कि डिफरेंट बर्थडेज कब होगी दोनों की, कितनी कितनी आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कितने दिन हो सकते हैं जिनमें इन दोनों का बर्थडे डिफरेंट है। हम्म, तो डिफरेंट मतलब ये है कि अगर 365 में से किसी एक दिन रेखा का बर्थडे है तो उस दिन दिया का बर्थडे नहीं है। तो दिया का बर्थडे उस दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगी कि अगर 365 डेज में हो सकता है रेखा का बर्थडे, तो एक दिन छोड़ के 364 डेज होगा है। उन दिनों में से किसी एक दिन होगा दिया का बर्थडे। और टोटल आउटकम मतलब टोटल मतलब सब कुछ, सारी सारे दिन है उनमें से किसी भी दिन दोनों का बर्थडे या सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो होता है 365 रेखा के लिए और 365 दिया के लिए। देखो मल्टीप्लिकेशन इसलिए रखा है कि ये एंड ऑपरेशन है, मतलब रेखा एंड दिया दोनों का बर्थडे है, इसलिए रेखा का जो भी एक प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 365 मल्टीप्लाई होगा 364 दिया के लिए और आउट ऑफ द टोटल आउटकम। तो देखो अब इसका आंसर आ गया 364 अपॉन 365। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है सेम बर्थडे का और लीप ईयर को इग्नोर करना है। ठीक है, तो हम 366 डेज नहीं लेंगे। सेम बर्थडे के लिए भी यही लॉजिक लगाएंगे कि जिस दिन रेखा का बर्थडे है तो वो 365 में से किसी भी एक दिन होगा, तो दिया का बर्थडे भी उसी दिन होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी दिन हो सकता है 365 में से, उसी दिन। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन रेखा का है अगर उसी दिन दिया का है तो एक ही दिन आउट ऑफ 365 होगा। समझे कैसे? कि टोटल डे है अपने पास 365 और दोनों का बर्थडे तो एक ही है, तो हम अलग अलग तो ले नहीं सकते कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों का एक ही दिन बर्थडे है, तो एक ही दिन आउट ऑफ 365। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1 अपॉन 365। जिस दिन रेखा का बर्थडे है उसी दिन दिया का बर्थडे है, मतलब एक ही दिन दोनों का बर्थडे है आउट ऑफ 365 डेज का उनका जो भी ऑप्शन है, मतलब 365 में से किसी भी दिन दोनों का बर्थडे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 अपॉन 365। Question 37. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. मतलब देखो अब हमको ये पता है कि डाई थ्रोन करने से कितने कितने आउटकम आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से प्राइम नंबर मतलब टोटल आउटकम तो अपना कितना है? टोटल आउटकम है 6।
अब प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1 नहीं, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, वन प्राइम नंबर में 2, 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, 3 2 जा, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 3, 4 और 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स है 6, 3 2 जा 6, 1/2। और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। तो इसके भी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 और टोटल आउटकम्स 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, मार्वेल का स्टैंडर्ड मैथ्स 2026। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बेसिक मैथ्स का पेपर लिया था और इस वीडियो में मैंने लिया है स्टैंडर्ड मैथ्स। तो प्रिपरेशन करने के लिए मेरे सारे वीडियो सीरीज में देखते रहे मैथ्स के, जिसमें मैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के सॉल्यूशन रखती रहूंगी। एंड इफ यू फाइंड इट helpful for your preparation, then please like and subscribe and keep practicing. ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।